Hello everyone, welcome to my channel Savvy Institute of English Learning. Today I am going to discuss more about line graph. In my previous lecture that was on vocabulary, we tried to understand behavior of line and we talked a lot about vocabulary. But this lecture is on sentence formation, how to make your task more strong and impactful. ओके तो पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ जो हमारी हेल्प करेगी कि किस तरह से हमने टास्क को स्ट्रॉन्ग टास्क में कन्वर्ट करना है। तो ये एग्जांपल है हमारी सेल्स ऑफ कार के ऊपर। एक टाइम पीरियड दिया हुआ है आपको 2000 से लेके 2009 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस टाइम पीरियड के अंदर कार की जो सेल्स है उसमें क्या चेंजेस हैं ये आई हैं। नीचे आपको एक आंसर मिल रहा है sales of car was below 20% in 2003 and it remained stable in 2004. Sale of car inclined in 2005 and it continued to incline in 2006. It reached 35%. It fluctuated from 2007 to 2010. Well, there is no grammatical mistake. ये लिखा हुआ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसमें के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि इसमें एक ही तरह का सेंटेंस चल रहा है। फर्स्ट लाइन को छोड़ के उसके बाद जो भी हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो एक ही तरह की है, जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज कर रहे हैं। दूसरी जो इसमें कमी है वो है हमारे एडजेक्टिव्स की और एडवर्ब्स की, जो मैंने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे पार्ट 1 में। और थर्ड है हमारे पास इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो लाइंस को या वर्ड्स को या सेंटेंसेस को कंपेयर कर रहा हो। और टाइम फ्रेज की मैं बात करूं तो उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं मैंने इस देखा इसके आंसर के अंदर। तो अब मैं पहले बात करती हूँ कि क्या ऐसे फैक्टर हैं जो आपके टास्क को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके, हियर आई हैव what makes your task strong and organized. Very first thing, sentence structures. Second, words to compare and contrast sentences and data. Third, use of adjectives and adverbs. And last is vocabulary. Okay, now I'll start with vocabulary first, जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी। पार्ट 1 जो हमारा है वो पूरा इसके ऊपर ही है। तो here I have a list of words. इसमें देखो आपको इंक्रीज डिक्रीज स्टडीनेस और अप टर्म्स के लिए कुछ वोकैबुलरी प्रोवाइड की गई है। ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम एक वर्ड को रिपीट ना कर पाए, क्योंकि अगर आपके पास एक ही वर्ड बार बार रिपीट होगा तो उससे भी आपके मार्क्स जो कटने के चांसेस हैं। क्योंकि मैंने देखा है बच्चे एक इंक्रीज वर्ड को 4-5 बार लिख देते हैं टास्क के अंदर। जब हमारे पास बहुत सारी लाइन्स है तो ऑब्वियसली उन लाइंस में राइज बहुत बार शो होगा आपको, और अगर आप एक ही वर्ड को यूज कर रहे हैं इट डज नॉट मेक योर टास्क स्ट्रॉन्ग। तो नेक्स्ट आई हैव लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। ये हमने ऑलरेडी ही किए हुए हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप पार्ट 1 चेक करें, आपको इसकी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, नाउ आई स्टार्ट विद सेंटेंस फॉर्मेशन। यहाँ पे मेरे पास एक लाइन को लिखने के बहुत सारे मेथड्स हैं। देखो, अगर मुझे ये बोलना है कि मेरी जो कार की जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, तो इसको लिखने के लिए आई हैव 5 डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट वन इज सेल्स ऑफ कार रोज रैपिडली। देयर वाज अ रैपिड राइज इन सेल्स ऑफ कार. Sales of car started rising rapidly. Sales of car followed or showed a rapid rise. A rapid rise was noticed, recorded or witnessed in car sales. तो देखो, जो मैंने एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था उसमें सिर्फ जो फर्स्ट इसके अंदर जो फर्स्ट लाइन है सेल ऑफ कार रोज रेपिडली, ये वाला ही सेंटेंस फॉर्मेशन को यूज किया गया था। अब आपके पास और भी 4 मेथड्स हैं उसको रिप्लेस करने के लिए। ऑब्वियसली अगर आपके पास सेंटेंस की रेंज बढ़ रही है तो टास्क का इम्पैक्ट बढ़ेगा, वो और इम्प्रेसिव होगा।
तो अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को लिखना कैसे है। I'll start with first structure जो है हमारे पास सेल्स ऑफ कार रोज रैपिडली। तो ये हमारे पास एक मेथड है जो स्टार्ट होता है नाउन फ्रेज से। आफ्टर दैट वी नीड टू ऐड वर्ब एंड देन एडवर्ब्स। नाउन फ्रेजेस अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक इसमें डाला हुआ है ब्रैकेट में सब्जेक्ट। वो आपको सिर्फ आसान भाषा में इस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए है। जो आपका टॉपिक का सब्जेक्ट है आप उसको डालो। आज का टॉपिक का सब्जेक्ट है सेल्स ऑफ कार। ओके, तो सेल्स ऑफ कार मेरा जहाँ पे मैंने नाउन फ्रेज मान लिया। ठीक है जी। अगर आपके पास ऐसी क्राइम रेट पे कोई टॉपिक दिया हुआ है तो उसके अंदर जो आपका टॉपिक का जो सब्जेक्ट टॉपिक होगा वो क्राइम रेट के ऊपर होगा। तो नेक्स्ट मैंने ऐड किया है इसके अंदर जैसे ड्रॉप्ड, फेल, इंक्लाइंड, क्लाइम, ये मेरी वर्ब्स हैं। ऑब्वियसली जो हमें टास्क दिया था वो पास्ट का था। ठीक है, एक मैं बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ जी ये है 2000 से लेके 2009 का। तो ये पास्ट टाइम पीरियड है तो इसके अंदर हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे। और इसको पैसिव में लिखने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे बहुत ज़्यादा ये उनको पता नहीं कहाँ से पता चला है कि पैसिव में लिखोगे तो बहुत इम्पैक्टफुल होगा। मुझे लगता है कि आप उसको इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, उसके लिए और भी मेथड्स हैं। लेकिन ग्रामेटिकली जो आपके सेंटेंसेस हैं उनको समझो पहले। आई एम कमिंग बैक टू आवर स्ट्रक्चर्स। तो इसमें मैंने वर्ब्स लगाई हुई हैं जैसे ड्रॉप, फेल, इंक्लाइन, क्लाइम। एडवर्ब्स हैं सिग्निफिकेंटली, शार्पली, मॉडरेटली एंड स्लोली। तो ये मेरा फर्स्ट था। ठीक है, लेकिन देखो मैं ये नहीं कह रही कि आपने जब भी लाइन लिखनी है उसमें एडवर्ब ऐड करो। आप बिना एडवर्ब के भी इस फॉर्मेशन को बना सकते हो। बिकॉज मैंने आपको पास्ट जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर बताया था कि जो राइस की जगह पे हम वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे सोर है, सर्ज है, मशरूम है, रॉकेट अप है। ये वर्ड्स का खुद का ही मतलब है कि बहुत तेज़ी से किसी चीज़ का बढ़ना। तो इसके अंदर आपको एडवर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एडवर्ब नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। और कभी कभी हमें ज़रूरत भी नहीं होती कि हम सभी लाइनों के अंदर एडवर्ब और एडजेक्टिव लगाएं। ओके, तो अगर नहीं लगा रहे तो फिर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, ये स्टार्ट होती है देयर से। देयर के बाद आपको वॉज लगाना है। वैसे इसको बी की फॉर्म बोलते हैं तो इसकी जगह पे इज भी हो सकता है, विल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन से टाइम फ्रेज की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट है, पास्ट और फ्यूचर है। उसके बाद आपको लगाना है एडजेक्टिव एंड देन नाउन। अब आप ये नाउन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, पहले हम इसको देख लें पूरा। नाउन के बाद आपको ऐड करना है एन एंड आफ्टर दैट नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज मैंने बता दिया आपको कि उसके अंदर आपको सब्जेक्ट डालना है। देखो नाउन में इसमें आप चेक करोगे तो नाउन वो आ रहा है जो लास्ट मैंने डिस्कस किए हैं उसमें मैंने ये सारे वर्ड्स जो अब यहाँ पे नाउन है वहाँ पे वर्ब है। तो आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, वर्ड्स जो होते हैं इस तरह के जो ये कभी कभी हमारे पास नाउन की तरह भी की जगह पे यूज़ होते हैं, कभी कभी हम इनको वर्ब की फॉर्म में लेते हैं। तो इस यहाँ पे जो मेरा राइज है वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। तो रैपिड, ग्रेजुअल, कंसिडरेबल ये मेरे एडजेक्टिव हैं और इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में एडवर्ब नहीं यूज हो रहा है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, दिस इज अबाउट एडजेक्टिव्स। ओके, तो अब मेरी फॉर्मेशन क्या बन रही है। देयर वाज अ रैपिड राइज इन सेल्स ऑफ कार, देयर वाज अ ग्रेजुअल ड्रॉप इन कार सेल्स, देयर वाज अ कंसिडरेबल इंक्लाइन इन कार सेल्स। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा लास्ट वाले की तरह ही है, उसमें जैसे हमने एडजेक्टिव नाउन को लेके लिखा है। तो इट विल स्टार्ट विद लेटर ए एंड आफ्टर दैट यू नीड टू ऐड एडजेक्टिव एंड इट विल बी फॉलोड बाय नाउन एंड उसके बाद बी लगाना है। आफ्टर दैट वर्ब हमने यहाँ पे फिक्स की हुई है, जो मैंने लिस्ट में दी हुई है इनमें से आपको एक चूज करनी है। सीन, रिकॉर्डेड, विटनेस्ड, ऑब्जर्व्ड, नोटिस्ड। देखो इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर में। अगर आपने एक बार लाइन
सीन के साथ बना ली, नेक्स्ट टाइम आप रिकॉर्डेड के साथ बना रहे हो, थर्ड टाइम विटनेस के। अगर आप एक ही टास्क के अंदर ये सेंटेंस फॉर्मेशन रिपीट भी कर रहे हो तब भी ये रिपीटेशन नहीं लगेगी, क्योंकि वर्ब चेंज हो रही है आपके इसके अंदर। तो वर्ब चेंज होने की वजह से एग्जामिनर को, रीडर को हर बार कुछ न्यू उसमें देखने को मिलेगा। ओके, आफ्टर दैट वी नीड टू ऐड preposition in and then noun phrase। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन बनती है। A rapid rise was noticed in sales of car. A gradual drop was recorded in sales of car. A considerable incline was seen in sales of car and a moderate drop was witnessed in sales of car। आपने अगर यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं भी लगाओगे, कभी कभी हमें जरूरी नहीं कि आपको, ऐसा भी हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं पता चल रहा कि जो आपका इंक्लाइन है वो ग्रेजुअल है या फिर वो मॉडरेट है, तो आप इसमें ये एडजेक्टिव को हटा सकते हो। तो फिर आपके पास सिंपल क्या रह जाएगा, राइज वॉज नोटिस्ड इन सेल्स ऑफ कार, अ ड्रॉप वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स ऑफ कार। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं बात कर रही थी सेंटेंस फॉर्मेशन की, तब भी आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज हो रही होगी, ठीक है। ओके जी, सो नेक्स्ट आई हैव ओके, तो ये स्टार्ट हो रहा है हमारा नाउन फ्रेज से, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और इसमें मैंने फिक्स्ड किया हुआ है वर्ब को। स्टार्टर जो है ये मेरा वर्ब है, और वर्ब के बाद मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया हुआ है। ये आपको माइट भी आपको ये नहीं पता है। तो ये जो हमारी आईएनजी वाली फॉर्म होती है, जब हम वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड पे मैंने एडवर्ब को ऐड किया हुआ है। तो अब हमारे पास जो सेंटेंस बन रहा है वो बन रहा है, सेल्स ऑफ कार स्टार्टेड राइजिंग रैपिडली, सेल्स ऑफ कार स्टार्टेड फॉलिंग ग्रेजुअली एंड सेल्स ऑफ कार स्टार्टेड इंक्रीजिंग मॉडेस्टली। ओके, तो ये थी हमारी सेंटेंस फॉर्मेशंस। लेकिन इसमें मैंने अभी आपके साथ एक शेयर नहीं की है, वो है मेरी जो इसमें फोर्थ है, सेल्स ऑफ कार फॉलोड शोड अ रैपिड राइज। आई वांट कि ये आप खुद से बनाएं। मैंने आपको समझा दिया है, एक बार आपको इसकी फॉर्मेशन खुद से ट्राई करनी चाहिए। आप खुद से ट्राई करोगे तो ये आपको जो आपने लास्ट मैंने 4 फॉर्मेशंस आपको दी हैं उनको भी समझने में आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करते हैं टाइम की। टाइम को आपने किस तरह से अपने सेंटेंस में फिट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे टाइम फ्रेजेस हैं, जैसे आप फ्रॉम, बिटवीन, बाय, ड्यूरिंग, ओवर अ पीरियड, ये सारे आप देख सकते हैं। लेकिन इनको हम जब यूज़ करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे बिटवीन और फ्रॉम है, इसको आप तभी यूज़ कर सकते हो अगर आपने ये बताना है कि एक टाइम पीरियड यहाँ से स्टार्ट होके जो लास्ट ईयर आप इसके अंदर दे रहे हो वहाँ तक खत्म हो रहा है। मतलब इसको लिखने के लिए यू मस्ट हैव 2 years। लेकिन जो इन है, इसमें बाय है, आफ्टर है, इनके लिए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक ही साल की बात करते हैं। इनको आप सिंगल ईयर के साथ मेंशन कर सकते हो। तो और इसमें जैसे ओवर अ पीरियड है, ये भी ऐसे ही है। अगर आपने बोलना है कि 4 और 5 सालों के समय में ऐसा हुआ, तो उसके लिए हम ओवर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर्स लगा देते हैं। एक चीज मैंने देखी है, जो बच्चे हैं ड्यूरिंग का ओवर अ पीरियड ऑफ एंड बाय ये बहुत कम यूज करना चाहते हैं इनको। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो टाइम फ्रेजेस हैं उनके बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करनी चाहूंगी आपको, बाय और आफ्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बच्चे इन दोनों को एक ही समझते हैं। आफ्टर का मीनिंग होता है, अगर मैं बोल रही हूँ आफ्टर 1995, तो इसका मीनिंग ये है कि इस ईयर के बाद। लेकिन बाय वहां पे क्या करेगा, अगर मैं लिख रही हूँ बाय 1995, तो वो ये कहेगा कि 99 तक, उससे पहले। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता कि इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यूज एट राइट प्लेस।
ओके, अब हम देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे और कुछ फ्रेजेस हैं, लेकिन ये वहीं से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। मुझे लगता है कि आप इतना भी सीख लोगे तो तभी भी आप अच्छा टास्क लिख सकते हो। ओके, अब हम इसको फिट करते हैं अपने प्रीवियस sentences के बीच में. Okay, here I have a list of all those sentences, and okay, after addition of years we have more strong sentences. तो उनके एडिशन के बाद हमारे पास जैसे जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस था वो हो गया, सेल्स ऑफ कार रोज रैपिडली बिटवीन 2002 and 2006. There was a rapid rise in sales of car from 2002 to 2006. अब यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि between और from सेम काम करते हैं. Sales of cars started rising after 2002. Sales of car followed or showed a rapid rise after 2002. A rapid rise was noticed or recorded in car sales over a period of 4 years. तो इस तरह से हम जो टाइम की बात कर सकते हैं. Okay, नेक्स्ट हम मूव करते हैं. अगर आपको डेटा को सेंटेंस के अंदर डालना है, ये बताना है कि 10%, 20%, 5% से जो राइज हो रहा है या फिर फॉल कर रही है फिगर आपकी, तो इसके लिए मैंने 3 स्ट्रक्चर्स पे कॉन्सेंट्रेट किया है. फर्स्ट बाय का यूज है, बाय से लिख सकते हो, ऑफ को यूज कर सकते हो या फिर फ्रॉम को यूज कर सकते हो. बाय और ऑफ एक ही चीज बताते हैं कि ओवरऑल कितना गैप आया, लेकिन फ्रॉम ये बताता है कि कहाँ से स्टार्ट होके वो कहाँ तक पहुंचा है. ओके, हियर वी हैव more strong representation of sentence after addition of data. तो ये अब आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे. चलो अब हम बात करते हैं जो मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कंपेयर और कंट्रास्ट के लिए वर्ड्स. ये आपके दो सेंटेंस को लिंक करते हैं. जितना सेंटेंस फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उतना ही ये इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप 2 लाइन्स को लिख रहे हो, 2 सेंटेंसेस को आप राइट कर रहे हो, बट यू आर नॉट ट्राइंग टू मेक any or you are not trying to set any connection between those 2 sentences, I don't feel कि ये एक अच्छा टास्क होगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे है हमारे पास वर्ड्स however, while, whereas, on the other hand, nonetheless, but, in the contrast and in comparison, and there are many more words. लेकिन मैंने आपको फिलहाल ये इतनी आपके साथ लिस्ट शेयर की है. ओके, नाउ हम इन वर्ड्स का जो कंपेयर एंड कंट्रास्ट के वर्ड्स हैं, इनका यूज देखते हैं कैसे किया जाता है. ओके, आई हैव एन एग्जांपल हियर आल्सो, एंड इट्स अबाउट चेंजेस दैट अकर्ड बिटवीन 2003 एंड 2007. तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2004 और 2007 तक का डेटा ही कंसिडर किया जो मैंने एग्जांपल दी है. तो इसमें देखो, अगर आपने ये लिखना है कि 2004 से लेके 5 के बीच जो है, 4 के बाद जो है उसमें काफी ज्यादा राइज आया और उसके बाद वो नीचे की तरफ आने शुरू हो गई है आपकी जो सेल है. अब मैंने यहाँ पे हाउएवर का यूज किया है और वेयर एज का यूज किया है. ये सेम तरह ही वर्क करते हैं. तो सेल्स ऑफ कार rose rapidly after 2004. However, a gradual fall was noticed in sale of car between 2005 and 7. यहाँ पे however ने वो दोनों लाइन को कनेक्ट कर दिया, जो बिल्कुल पहले जैसे मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में एक आंसर शेयर किया था, उसमें कोई भी लाइन किसी के साथ कनेक्ट नहीं थी. पूरी वो इंडिविजुअली चल रही थी और किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं था, वो एक डिस्क्रिप्शन थी. लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पे एक और चीज शेयर करनी चाहती हूँ. जब आपको टास्क मिलता है तो उसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा होता है, समराइज द इंफॉर्मेशन बाय मेकिंग रेलिवेंट कंपैरिजंस. ये कंपैरिजंस के वर्ड है. जो हाउएवर है, व्हाइल है, वेयर एज है, और जो और हमने पीछे देखे हैं, कंपैरिजन आपका यही करवाते हैं. सेल बढ़ी है, सेल कम हुई है, ये नो डाउट आपने मतलब ये बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन उस लाइन को, दोनों लाइन को कनेक्ट करना और कंपेयर करने का काम ये करते हैं.
हाँ मैंने यहाँ पे बता दिया कि वहीं पे, ये बोल रहा है वहीं पे जो सेल है वो नीचे की तरफ आनी स्टार्ट हो गई 2005 और 7 के बीच। तो ये वर्ड को कभी मत भूलो। और एक चीज और है, जो आपके टास्क 1 और टास्क 2 के कनेक्टर्स भी बोल देते हो आप इनको, ये बहुत डिफरेंट है। टास्क 2 में जो आप लगा रहे हो एडिशनली, बिसाइड्स, ये इसमें मत लगाओ भाई। इसकी खुद की एक बहुत अच्छी लिस्ट है जो आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ओके, कमिंग बैक टू टॉपिक। जैसे मैंने हाउएवर को यूज़ किया वैसे ही मैं वेयरएज को लगा सकती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं ताकि हम कंट्रास्ट और कंपेयर के वर्ड्स को और अच्छी तरह से समझ पाएं। और इनको रीड करने के बाद आपको एक चीज़ पता चलेगी कि ये तब लगते हैं जब दो सेंटेंस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर वो सेम पैटर्न को फॉलो करने की बात कर रहे हैं तो ये सभी वर्ड्स आप नहीं यूज़ कर पाएंगे। इसमें आप देख सकते हो वाइल का, वेयर एज, ऑल्दो, ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, सभी वर्ड्स का बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया गया है। तो ये था हमारा सेक्शन जो सेंटेंस फॉर्मेशन पे था। वोकैबुलरी भी हमने रिवाइज की, डेटा कैसे ऐड करना है, कंट्रास्ट कैसे करना है, और डेटा को ऐड कैसे करना है, ईयर की कैसे बात करनी है। जो हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे वो हमारा कंपैरिजन होगा, लेकिन वो डेटा का कंपैरिजन होगा। अभी अभी हमने जो कंट्रास्ट के लिए वर्ड यूज किए हैं ये थे हमारे सेंटेंस को कंपेयर करने के लिए। जो थर्ड लेक्चर है उसमें हम वर्ड्स को कंपेयर करना सीखेंगे, डेटा को कंपेयर करना सीखेंगे, और कब कैसे हमने एक लाइन ग्राफ को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना है, प्लानिंग करनी है, ये सब हम थर्ड सेक्शन में देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने एग्जाम्पल ली थी, अब हम देखते हैं हम उसको कैसे और अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है हमारा फाइनल आंसर। जो हमने स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल ली थी उसको ईयर के साथ वेरिएशंस देके, सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज करके और डेटा ऐड करने के बाद हमारे पास फाइनली ये इस तरह से आंसर बिल्ड हुआ है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। होप आप इस लेक्चर से बहुत न्यू फैक्ट्स एंड सेंटेंसेस के बारे में सीखे होंगे। थर्ड लेक्चर को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and keep watching it every day. Thank you.